नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका IAS पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं सुशासन का वाहक, साइकिल ऑफ गुड गवर्नेंस। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बात करी है स्ट्रक्चर की, नीति आयोग के स्ट्रक्चर की, और नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन यानी आपका वो योजना आयोग जो होता है उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो ये जो योजना आयोग था आपका पूरी डिसेंट्रलाइजेशन था, इसमें स्टेट की कोई भूमिका नहीं थी। टॉप टू डाउन इसका जो वो था, टॉप डाउन से ही इसका जो विकास होता था, यानी कि सिर्फ टॉप स्तर से होता था, डाउन टू नहीं थी। ये बिल्कुल ग्राउंड स्तर पे इसका जो लेवल था वो नहीं था। इसलिए हमें चेंजिंग की ज़रूरत पड़ती है और नीति आयोग आता है। जो आपकी जो प्लानिंग्स होती है वो ग्राउंड लेवल से शुरू होती हैं, जिसमें स्टेट की भी भूमिका होती है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं सुशासन का वाहक, रिसाइकल ऑफ गुड गवर्नेंस। आयोग से सुशासन की महत्वपूर्ण जरूरतों की पूर्ति की अपेक्षा की जाती है। जो आपका आयोग है नीति आयोग, इससे क्या अपेक्षा की जाती है, जितनी भी डिमांड है, जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी ये पूर्ति करें। ये इनसे अपेक्षा रखी जाती है, उम्मीद रखी जाती है, जो कि जन केंद्रित, सहभागितापूर्ण, सहयोगी, पारदर्शी तथा नीति चालित हो। यह विकास प्रक्रिया को महत्वपूर्ण निर्देशात्मक तथा संस्थात्मक योग प्रदान करेगा, जो वितरण योग्य वस्तुओं के परिणामों पर एकाग्र होगा। यह और इसके अतिरिक्त नए विचारों को प्रसारित करना आयोग का मूल लक्ष्य होगा। ये और इसके जो अतिरिक्त नए विचार हैं उनको फैलाना, प्रसारित करना, इनका जो मूल लक्ष्य होगा। अंत में दस्तावेज चाणक्य को उद्धृत करते सुशासन की अनिवार्यता को रेखांकित करना है। किसी राष्ट्र की वैभव, सुख एवं प्रसन्नता के मूल में सुशासन है। इस प्रकार नीति आयोग विचार न केवल नवाचारी है, इस प्रकार नीति आयोग विचार न केवल नवाचारी है बल्कि परिस्थितियों में प्रासंगिक और नया भी है। प्रसन्नता के नए बढ़ते विचार इस जरूरत के अनुरूप, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व प्रसन्नता प्रतिवेदन, जो इनकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, उसमें प्रयोजित किया गया है। यह भारत की संस्कृति एवं लोकाचार का विकास मॉडल में समावेशित करने की मांग करता है। सूक्ष्म रूप से वृद्धि एवं विकास के मुद्दे को भारतीय जनता के व्यवहार संबंधी आयामों से जोड़ता है, जो कि विश्व विकास प्रतिवेदन 2015 में दिया गया है। हम ऐसे कुछ चमकते सितारे नई गठित संस्था में देखते हैं, जिनका विश्लेषण और चर्चा बार बार विश्लेषकों, विशेषज्ञों तथा विद्वानों द्वारा भविष्य में की जाएगी। अंत में हम यह निष्कर्ष दे सकते हैं कि पूर्व की संस्था योजना आयोग जिन कुछ उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी वे पुराने समय के हिसाब से ठीक थे, लेकिन आज के समय की ज़रूरत हम उस विरासत को एक नए स्तर पर ले जाएं। जो आपका योजना आयोग था, जो आपकी पुरानी जो समय था उसके हिसाब से तो ठीक था, लेकिन बदलते समय के साथ हमें नई ज़रूरतें को मिली, नए लक्ष्य मिले, इसलिए हमें नीति आयोग की इसलिए भी आवश्यकता पड़ी है। हम नए भारत का निर्माण कर सके, जहाँ की देश की प्रत्येक नागरिक की ऊर्जा और क्षमता का सार्थक उपयोग कर सकें, जो कि पूरी दुनिया के लिए भी सुलभ हो। अब हम देखते हैं रिसेंट डेवलपमेंट, हाल ही में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। नियतम, नीति आयोग एक साजिश राष्ट्रीय एजेंडा, शेयर्ड नेशनल एजेंडा पर कार्य करना है, जिसकी रीढ़ है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है, जब आपका स्टेट और सेंटर दोनों विकास के पैमाने पर मिलकर कार्य करें, यानी जो राज्य है और जो केंद्र सरकार है, ये दोनों ही मिलकर विकास के पैमाने पर काम करें, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। इसे सहकारी संघवाद कहते हैं। राष्ट्रीय विकास एजेंडा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों की प्रशासनिक एवं वैधानिक संरचना का समन्वय आवश्यक होगा। अभिशासन, जो गवर्नेंस है, इनके मामलों में राज्यों की स्थिति सराहनीय नहीं रही है, जैसा कि 10 पंचवर्षीय योजना 2002 में कहा गया है।
इस मामले में न्यूनतम एक प्रभावी पहल माना जा रहा है। वर्ष 2015-16 के उत्तरार्ध में नीति आयोग द्वारा न्यूनतम की पहल की गई है, जिसके अंतर्गत राज्यों से जुड़े निम्न 6 मुद्दों पर सक्रिय रूप से संलग्न है। तो हम निम्न प्रकार से इनमें परिवर्तनों को देख सकते हैं। पहला है सरकार का आकार, साइज ऑफ द गवर्नमेंट। प्रशासनिक दक्षता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से सरकारी विभागों की संरचना को कम करके महत्तम 20 तक करना। वैसे सरकारों के आकार को लोकसभा एवं विधानसभाओं के सदस्य की 15% तक ही होना तय है। यह है आपका 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के अनुसार। वर्तमान में कई राज्य सरकारों में मंत्रालयों एवं विभागों की संख्या कहीं अधिक है। तो पहला क्या है यहाँ पे कि जो आपकी गवर्नेंस है उसका साइज को थोड़ा बढ़ाना। दूसरा है योजनाओं का युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम। ठीक है, यहाँ पे योजनाओं का युक्तिकरण करना। युक्तिकरण से मतलब है राज्यों एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तिकरण, ताकि राज्य को अधिक राजस्व, जो पैसा है योजनाओं के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और राज्य अपने बजट को बेहतर बना सके। अगर पैसा जो अच्छा होगा वो बजट भी बढ़िया होंगी। ठीक है, तो इससे विकास अच्छे से हो सकता है। तीसरा है विकास प्रबोधन, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग। इसके अंतर्गत राज्यों की विकास प्रक्रिया का प्रबोधन किया जाना तय है। प्रबोधन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, बिजली, मोबाइल पहुंच जैसे संकेतकों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन आंकड़ों का अंतर राज्य तुलना के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत राज्यों के प्रबोधन में ही उपयोग होगा। चौथा है जिला नियोजन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। जिलों की मजबूतियों एवं कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए उनके नियोजन की व्यवस्था करना, ताकि उनकी विकास की प्रक्रिया में सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता का सही समन्वय किया जा सके। पांचवा है परिणाम फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट। प्रखंड स्तर पर परिणाम फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट की स्थापना करना, ताकि 2 उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। पहला है आपका प्रक्रिया उन्मुखता, प्रोसेस ओरिएंटेशन को फोकस परिणाम उन्मुखता में बदलना। दूसरा है वर्ष के अंत में निष्पादन के मूल्यांकन के लिए वस्तुपरक आधार का विकास किया जा सके। और लास्ट है यहाँ पे वैधानिक सुधार, लीगल रिफॉर्म करने की यहाँ पे आवश्यकता है। इससे क्या मतलब है लीगल रिफॉर्म से? सरकार की कामकाज के दक्ष को इफ़िशिएंट बनाने के लिए, जो आपके सरकारी कामकाज है जितने भी हो रहे हैं उन्हें इफ़िशिएंट बनाने के लिए यहाँ पे वैधानिक सुधारों को बढ़ावा देना। इनके अंतर्गत पुराने कानूनों को निरस्त करने, बचे कानूनों को तार्किक बनाना तथा नए क्षेत्रों के लिए नए नियम कानूनों का निर्माण जैसे कार्य यहाँ पे शामिल होंगे। जो भी आपके पुराने कानून हैं उनको निरस्त करना, ख़त्म कर देना, और नए जो कानून हैं उन्हें तार्किक बनाना। बचे हुए जो कानून हैं या फिर नए बनेंगे। विश्लेषकों के अनुसार जो विशेषज्ञ होते हैं, विकास के राष्ट्रीय एजेंडा से जुड़े लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नियतम पहल एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा नीति आयोग का एक्शन एजेंडा ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग ने मई 2016 से 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट पर करना प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत एक 7 वर्षीय कार्यनीति एवं 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा भी शामिल है। 3 वर्षीय कार्यवाही डॉक्यूमेंट का प्रकाशन सबसे पहले किया गया, जिस पर अमल प्रारंभ हो चुका है। उत्तरोत्तर उदार हो रही अर्थव्यवस्था, पिछले दशकों के अनुभव एवं बदलती वैश्विक आर्थिक गतिजता के मद्देनजर देश की विकास प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए नए उपकरणों एवं दृष्टिकोणों, अप्रोचेस और टूल्स की आवश्यकता है। इन वास्तविकताओं के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं रह गई थी।
केंद्र, राज्य एवं अन्य हितधारकों के मध्य विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत नीति आयोग के द्वारा 3 वर्षीय कार्यवाही एजेंडा को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें कुल 7 भाग हैं, 7 भाग और 24 अध्याय यानी 24 चैप्टर। इस प्रारूप पत्र का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। पहला है राजस्व एवं व्यय, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। इसमें केंद्र सरकार के लिए एक मध्यावधि व्यय की रूपरेखा, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क का विवरण है। राजस्व के पूर्वानुमानों के आधार पर इसमें क्षेत्रीय व्यय आवंटन का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत वर्ष 2019 और 20 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% या राजस्व घाटे को जीडीपी के 0.9% का घटाने का प्रस्ताव इसमें दिया गया है। अतिरिक्त जो आपका राजस्व है उसको उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर व्यय करने की सलाह दी गई, जैसे आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन का सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, बाकी जो आपके विलेजेस के डेवलपमेंट है, यहाँ पर रेलवे है, प्रतिरक्षा रेलवे है, सड़कों एवं अन्य पूंजीगत व्यय, इन पर व्यय करने का सलाह दी गई है। पहले बात करते हैं हम एग्रीकल्चर के बारे में। किसानों की आय को 2022 तक दुगनी करना पहला लक्ष्य। दूसरा है कृषि उत्पादों से किसानों की लाभकारी आमदनी को, इसके लिए कृषि उत्पाद के विपणन यानी कि मार्केटिंग में सुधार होगा। जो भी किसान एक साल में फसल उगाता है उससे जितना लाभ मिलता होगा उससे अब अधिक लाभ प्राप्ति कराना। सिंचाई सुधार, तेज बीज विकास, जो बीज हैं उनमें तेजी से विकास एवं बदलाव तथा प्रिसीजन कृषि के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, एग्रीकल्चर में ग्रोथ करना। कृषि क्षेत्र के लिए एक अलग रोड मैप भी तैयार किया गया है। नीति आयोग के सदस्य हैं रमेश चंद द्वारा, तो कृषि क्षेत्र के लिए एक अलग रोड मैप भी तैयार किया गया है रमेश चंद द्वारा। इंडस्ट्री एंड सर्विस की बात करते हैं। इन क्षेत्रों के लिए व्यापक कार्य बिंदुओं का चयन किया जाता है। निर्यात संवर्धन एवं उच्च उत्पादकता वाले रोजगार के सृजन के लिए तटीय रोजगार क्षेत्रों के निर्माण की सलाह। संबंध कानूनों में सुधार करके लचीले श्रम बाजार का निर्माण करना। विशेष क्षेत्रों के लिए कार्य बिंदुओं की सलाह, जैसे कपड़ा, चमड़ा और जूता, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, रहन एवं आभूषण, पर्यटन, वित्त एवं रियल एस्टेट। शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट, भूमि के मूल्यों में कमी करना ताकि ज़्यादा शहरी भूमि के द्वारा सस्ते आवास की व्यवस्था हो सके। इसके लिए निम्न बिंदुओं पर कार्य करना तय किया गया है। पहला है भूमि परिवर्तन संबंधी लचीले कानून की व्यवस्था, जो भी आपका लैंड कन्वर्जन है उसके जो संबंधी है वहाँ जो लॉ है उसको लचीला करना, इसकी व्यवस्था की गई। दूसरा है रुग्ण सिख इकाइयों, जो आपकी सरकारी एवं निजी कंपनियों के भूमि को अन्य उपयोगी व्यवस्था में लाना। जहाँ भी संभव हो भूमि को शहरी भूमि के रूप में उपलब्धता की व्यवस्था, फ्लोर स्पेस संकेतक को उदार बनाना। इसके अतिरिक्त इस दिशा में कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं पर भी कार्य करने का प्रस्ताव है। पहला है किराया नियंत्रण, कानून में मॉडल टेनेसी एक्ट की तर्ज पर सुधार करना, कई बिस्तर वाले आवास को बढ़ावा देना, शहरी भूमि के स्वामित्व में सुधार, नगर परिवहन एवं कचरा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना। रीजनल स्ट्रेटेजी की बात की जाती है यहाँ पे आगे। प्रादेशिक रणनीति, निम्न प्रदेशों के विकास पर केंद्रीकृत कार्य योजना। पहला जो पूर्वोत्तर प्रदेश है, तटीय द्वीप प्रदेश है। तीसरा है उत्तर हिमालयी राज्य प्रदेश एवं रेगिस्तान एवं सूखा संभावित प्रदेश।
तो ये जितने भी प्रदेश हैं इनके विकास पर केंद्रीकृत कार्य योजना, जो कार्य योजना है इन पर केंद्रित होगी। परिवहन एवं डिजिटल संपर्क, ट्रांसपोर्ट एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, सड़क, रेल, नौ परिवहन एवं बंदरगाह, अंतर्देशीय जलमार्ग तथा नागरिक उड्डयन की आधारभूत संरचना का मजबूतीकरण, अंतिम मील के डिजिटल संपर्क को सुनिश्चित करना ताकि ई अभिशासन एवं वित्तीय समेकन की व्यवस्था हो सके। इसके लिए बुनियादी ढांचे के मजबूतीकरण के साथ साथ भुगतान संरचना में सरलीकरण एवं साक्षरता जैसे मदों पर बल देने की सलाह दी गई है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक निजी साझेदारी को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसके लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IIFCL को पूर्वान्मुख करने, सस्ते ऋण उत्पादनों की व्यवस्था करने तथा राष्ट्रीय आधारभूत निवेश कोष के संचालन की सलाह दी गई है। तो आगे इसमें ऊर्जा पे बात की गई है, या पढ़ लीजिएगा। अभिशासन है, यहाँ पे एक अभिशासन की बात की गई है, ठीक है। और विज्ञान एवं तकनीक पे भी है, विज्ञान एवं कार्यान्वयन पे भी है, हेल्थ पे है, कानून का यहाँ पे नियम है, ठीक है। और यहाँ पे अंत में ये बात की जाती है शिक्षा एवं कौशल विकास, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इसमें यहाँ पे भी कुछ टॉपिक है, तो ये सब पे बात की जाती है। अगला हमारा टॉपिक होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो होगा हमारा समावेशी समाज का निर्माण, बिल्डिंग इंक्लूसिव सोसाइटी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।